प्रवासी मजदूर जो आए उनकी तरफ इशारा है कि वो एजेंडा बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में जो आक्रोश है नाजरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं अरविंद मूर्ति साहब। अरविंद मूर्ति जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और लेफ़्ट के लोगों से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और मज़दूरों और गरीबों की लड़ाई में हमेशा आगे देखे जाते हैं। जो भी सामाजिक नाबराबरी है उसके लिए भी हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो आज अरविंद जी से हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। अरविंद जी, आपका स्वागत है आपकी बात में। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है कि एक महागठबंधन बन गया और एक तरफ बीजेपी एलाइज हैं एनडीए के, तो जो चुनावी हालात में आपके बहुत संपर्क हैं, तो बिहार के चुनाव की क्या सूरत हाल है उस सिलसिले में थोड़ी सी अपनी राय बताना चाहिए। देखिए, बिहार में जो दो चुनावी पोल बने हुए हैं, महागठबंधन और एनडीए का जो गठबंधन है, तो बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय और जागरूक राज्य है। तो उसने समय समय पर देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। तो आज जो परिस्थितियां हैं कि जिस तरीके से बिहार के लोगों को एक सैकड़ों साल बाद आई महामारी में जिस तरीके से अपमानित किया गया, पूरे देश ने अपमानित किया और वहाँ की सरकार ने खुद अपमानित किया, तो वो जो आक्रोश है, अगर वो आक्रोश वोट में बदलेगा तो बिहार की मौजूदा सरकार का और देश की पूरी राजनीति को बिहार एक नई दिशा देगा। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ लेफ्ट के साथ जो महागठबंधन बना है वो एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और अगर जो बिहार की तबीयत रही है कि वो अंततः जाति खाने में ही जाके वोट करती है, तो उस समीकरण में तो आज भी एनडीए भारी है, क्योंकि उन लोगों ने मोस्ट बैकवर्ड को और तमाम तरह के समीकरण वाली जातियों को अपनी सत्ता, अपनी धौंस, अपने पैसे और अपने सारे समीकरणों से बनाया है। लेकिन लग नहीं रहा है जिस तरीके से ये दोनों बड़े नेताओं के, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की वहाँ बॉडी लैंग्वेज है, हताशा है, रैलियों में जो उनके बिल्कुल जितना भी मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। और का इशारा क्या है? जैसे प्रवासी मजदूर जो आए उनकी तरफ इशारा है कि वो एजेंडा बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में जो आक्रोश है, और जिनको एक तो हम लोग प्रवासी शब्द पे बहुत एतराज़ करते हैं सख्त, कि अपने मुल्क का आदमी अपने मुल्क में, अपने राज्य में ही इधर से उधर जाता है और हम उसको नागरिक का भी दर्जा नहीं देते हैं। और उस दौर में सरकार ने, बिहार, हर सरकार जिम्मेदार होती है, बिहार की एक जिम्मेदार सरकार और एक बहुत अच्छे राजनेता के रूप में नीतीश कुमार जी की जो स्टैंड थे वो बहुत शर्मनाक थे। और जनता को और ख़ास तौर से उस मज़दूर तबके को अपने इस मौके का फ़ायदा उठा के ज़बरदस्त बदला लेना चाहिए। ये जो कन्हैया कुमार हैं, इनका ताल्लुक तो सीपीआई से रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट वाली रंजीन थे, और ये उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो, उनकी पार्टी भी गठबंधन में शामिल है। मगर क्या आपको लगता है ये बात है कन्हैया कुमार जो कुछ जितना एक्टिव हो सकते थे इस चुनाव में उतना एक्टिव नहीं है? देखिए, सीपीआई की पूरी पॉलिटिक्स में और कन्हैया का जो उभार हुआ था देश के राजनीतिक पटल पे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद एकाएक सीपीआई ने उनको अपना राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाना, लोकसभा का चुनाव लड़ाना, और फिर ये जो गठबंधन हुआ उसमें उनकी कोई एक प्रभावी और जो उनकी माने तबीयत है वो उपस्थिति न होने से उन्होंने अपना कद खुद घटाया है। और हमें ये लगता है कि ये अंदरूनी जो गांठ है कि उनको राजद ने पिछले लोकसभा चुनाव में वो सीट नहीं दी, वो अभी भी उनके मन में कसक है। और एक लेफ्ट के इस तरह के उभरते हुए नौजवान में ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अगर रहती हैं तो वो एक बड़े फलक पे और बड़े आयाम को नहीं संबोधित कर पा रहे हैं। नहीं तो क्या कन्हैया कुमार को तो देश का नौजवान बहुत आस भरी निगाहों से देख रहा है और वो समझता है कि कन्हैया कुमार कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, तो उनकी इस एक्टिविटी से क्या नौजवानों में मायूसी आई है?
देखिए, निश्चित रूप से नौजवानों में मायूसी आई है और खुद कन्हैया में वो मायूसी आई है। मतलब कन्हैया का जो तेवर था पार्टी पॉलिटिक्स में आने से पहले, वो तेवर खुद उनका कमज़ोर हुआ है और शायद उन्होंने अपने उस वज़न को भांप नहीं पाए थे कि वो अगर लेट भी जाते पार्टी पॉलिटिक्स में तो उनका कद और बड़ा होता और मुल्क को एक बेहतर दिशा देने वाला नौजवान जो बहुत बड़े दायरे को कवर करता, जिस तरह का मुल्क में विक्षोभ है, जिस तरह का मुल्क में जुआओं के साथ ख़ास तौर से नाइंसाफ़ी हैं नीतिगत स्तर पे, उसको वो एड्रेस कर रहे थे। लेकिन एकाएक राजनीतिक पार्टी में जाके और पार्टी पॉलिटिक्स में जाके उन्होंने उस अवसर को गंवा दिया है। मतलब ये माना जा सकता है कि जो उनका एग्रेसिव तेवर हुआ करता था वो इस चुनाव में नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नहीं है। और ठीक है कि पार्टी को वहाँ कम सीटें मिली हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, लेकिन उनके लिए दायरा तो पूरा बिहार था। इसके पहले उन्होंने CA-NRC में एक बिहार की यात्रा की थी और 30 जनवरी को वहाँ एक रैली हुई जन संगठनों जनमंचों की तरफ से, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं थी। और मुझे लगता है कि मुल्क में बिना किसी पार्टी के सामाजिक तंजीमों और तमाम तरह के जन संगठनों के लोगों ने CA-NRC पर उससे बड़ी कोई रैली नहीं की थी और कन्हैया खुद उस रैली में पूरे बिहार में घूमे थे। तो वो तेवर तो इनको चुनाव में दिखाना चाहिए था उसी अंदाज में। भले उनकी पार्टी को कम सीटें मिली थी, लेकिन जिस गठबंधन के साथ वो थे उस गठबंधन के पक्ष में और नौजवानों के लिए, मुल्क के लिए और बिहार के लिए उनको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आगे आना चाहिए था, जो वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो उनका जो इधर बयान आया तो उसमें लगता है कि ऐसा कि कुछ बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि इस तरह के बयान उनके कभी देखने को नहीं मिले थे। जैसे उन्होंने कह दिया कि जो रिजर्वेशन है वो आबादी के, जातिगत आबादी के एतबार से मिलना चाहिए। तो इसको क्या मानते हैं आप? अब देखिए, उनको ये समझ में आ गया है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे थे अभी, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बार बार अलायंस करते हैं, तो वो खुद भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक अवसरों के लिए भले आरक्षण पर कुछ बोलती रहती है, स्टैंड लेती रहती है, लेकिन मूलतः वो आरक्षण की विरोधी पार्टी है। और अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उनके साथ जो आरक्षण के खिलाफ वाले लोग रहते थे वो भी उनका साथ इस चुनाव में छोड़ के जा रहे हैं। तो जो उनका अपना आधार है उसको मजबूत करने के लिए उस एतबार से उन्होंने ये बात कही है। मतलब आपका कहना ये है कि ये उनकी सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उनके इस बयान से जो अपर कास्ट है वो तो नेचुरली नाराज़ होगा, तो क्या वो ये मान के चलते हैं क्या कि अपर कास्ट हमारे साथ नहीं है, इसलिए जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको जोड़ने का प्रयास है? बिल्कुल। इस तरह के जिस भी तरह की राजनीतिक अपनी गोलबंदियाँ रही हों, लेकिन इस तरह के सारे बयान उनके ये बता रहे हैं कि अब वो मानसिक रूप से भी बहुत थक चुके हैं। अब उनकी राजनीति में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए जो कह सकते हैं कि आज कह लेंगे, जो एक होता है कि जो कमज़ोर आदमी होता है भाई वो कुछ नहीं करेगा तो कुछ कह ही ले, तो वही काम कर रहे हैं नीतीश। लॉकडाउन के शुरुआती ज़माने में नीतीश जी ने ये कह दिया था कि जो हमारे मजदूर, जो यहाँ के लोग जो बाहर काम करते हैं, उनके लिए ट्रेन का को ले आने ले जाने में उन्होंने रोक लगाई, गाड़ियों के आने जाने में रोक लगाई थी। इससे भी लोगों में नाराज़गी, स्वाभाविक नाराज़गी है। देखिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो वो दौर था हौसला देने का, हौसला अफजाई का। एक तो आप आज भी मतलब आप 15 साल शासन में रहे और इस बात पे शासन करने आए कि आप अच्छी सरकार, अच्छा विकास, सारी चीज़ें करेंगे, तब भी आपके राज्य के सरकारी आंकड़ों में 25 लाख लोग बाहर रहते हैं और उन बाहर रहने वाले लोगों को आप हिम्मत और हौसला नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? और इस नाकामी का खामियाजा जहाँ जहाँ लोगों ने किया है उनको भुगतना पड़ेगा। वो मुल्क की किसी भी तरह की सरकार हो, वो अभी समझ नहीं रही है, लेकिन ये आक्रोश लोगों के दिलों में और वो पीड़ा अभी भी जिंदा है और वो भूलने वाली नहीं है। तो ऐसी दर्द और पीड़ा का इजहार लोग ऐसे ही मौक़ों पर करते हैं, जिसका एहसास नीतीश जी को हो गया है। जब तेजस्वी जी ने ये ऐलान किया कि 10 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने 5 लाख के आसपास नौकरियों का जो पद खाली पड़े हुए हैं उसको भी उन्होंने गिनवा दिया, किन किन विभागों में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं।
तो उसके बाद नीतीश जी का एक बयान आता है कि इतनी नौकरियां देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ना हमारे पास इतना बजट है ना संसाधन है। और उसी के बाद फिर उन्हीं के एलाइस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 19 लाख नौकरियों की बात करते हैं। तो क्या जनता बिहार की बेवकूफ़ है या ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं? ये लोग देखिए, ये लोग चूंकि इनके पास थोड़ा मीडिया का बड़ा मैनेजमेंट है और मीडिया का जिस तरह का पतन हुआ है, उस दौर में आप जैसे तमाम लोगों जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली और एक वैकल्पिक मीडिया को शुरू किया है, तो ये बात साफ है कि इनके 19 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ जो नौकरियों देने के इनके वादे रहे, वो कभी पूरा होने वाले नहीं हैं। लेकिन तेजस्वी ने जो बात कही वो एक बहुत ठोस आधार पे कहा, और आप देखेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि हम 1 साल में देंगे या हर साल देंगे, नहीं, उन्होंने कहा हम 10 लाख नौकरियां देंगे। और वो परिस्थितियां बिहार में हैं। और अगर नीतीश जी कहते हैं कि पैसा आप कहाँ से ले आएंगे, तो ये जवाब तो नीतीश जी को देना चाहिए कि आपने 15 साल में अगर राज्य का खजाना खाली कर दिया है, तो इसका मतलब कि आपका विकास का कोई आधार नहीं है। वहाँ के लोगों का ये कहना है, जैसे वहाँ कभी कभी हम लोग इंटरव्यू सुनते हैं तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि नीतीश जी ने सड़कें तो बनाई, मगर सड़कों से गरीब आदमी का क्या काम है? गरीब को जो रोज़गार चाहिए उसका इंतजाम 15 सालों में नहीं हुआ। देखिए, सड़कों का काम ये है कि सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर हैं डेवलपमेंट के लिए, नेचुरल वे बन रही है, तो वो तो बनेंगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसके साथ जो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए, जो स्टेट का काम होता है, राज्य का काम होता है, और सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक उपक्रम राज्य इसीलिए खड़ा करता है, उस पर कोई काम ये नहीं किए। इनको लगा कि बिहार में सड़कें खराब थी, बच्चियों को साइकिल दे देंगे, ये बच्चियां दिखने लगेंगी। इसी तरह के ऊपरी तौर के जो बुनियादी सवाल हैं, जो एक परिवार को खुशहाली देते हैं, उनको दवाई देते हैं, पढ़ाई देते हैं, उनके लिए थोड़ी अच्छी ज़िंदगी देते हैं, वो तो आता है उनके अस्थाई आमदनी के स्रोत से। वो कुछ भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। यहाँ तक कि जो बिहार में सबसे बड़ी बात है कि गंगा का बड़ा बेसिन है, जो मैदानी इलाका है, जो खेती है, उस खेती के लिए भी इन्होंने कोई सरकार के स्तर पर कोई नीतिगत 15 सालों में प्लान नहीं लाए। एक चीज़ और जिसे देखने को मिली कि नीतीश जी जब भाषण देते हैं तो वो 15 साल जो लालू का कार्यकाल रहा है उसकी बात करते हैं, मगर इनकी सत्ता में आए हुए तो 15 साल इनको हो गया है। तो 15 साल में अपने कामों को बताने के बजाय वो उस 15 साल पहले जाके अपनी सत्ता से 15 साल यानी 30 साल पहले की जाके पुरानी बात करते हैं, और अपने जो सत्ता 15 सालों तक रही है उसका कोई हिसाब नहीं देते। देखिए, नीतीश जी अगर 15 साल शासन में रहे तो वो जिसको जंगल राज या जो भी चीज़ें वो लोग कह रहे हैं उसकी बुनियाद पर रहे। लालू यादव के 15 सालों में निश्चित रूप से हत्या, अपहरण की जो घटनाएं हुई और जो मीडिया का करैक्टर है कि किस चीज़ को कैसे परोसना है, लेकिन जिस तरह का सामंती समाज था बिहार, उसको तोड़ा लालू यादव की सरकार ने। लोगों को सम्मान देना, लोगों को अवसर देना, लोगों में हिम्मत और हौसला देना, उन लोगों को जिनको आज़ादी के बाद भी वो चीज़ें नहीं हासिल थी, उसे लालू यादव ने दिया, और उसी के आधार पे ये 15 साल शासन किए। अच्छा अरविंद जी, एक और सवाल कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी जो है वो चुनाव मिलके वो लोग लड़ रहे हैं, तो इसका वहाँ कितना प्रभाव दिख रहा है? ये न कोई प्रभाव नहीं होगा। जहाँ स्थानीय उम्मीदवार अगर प्रभावी होगा तो पार्टी से ज़्यादा असर वही होता है कि उन्हीं लोगों को वहाँ कुछ इन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों में ही ज़्यादा उम्मीदवार दिए, तो वो तो इनकी पॉलिसी है कि ये लोग जिनके एजेंडे पे काम करते हैं कि वोट डिवाइड हो, और आधार वोट इनके विरोधी जो सख्त विरोधी हैं उनके आधार वोट को डिवाइड करने के लिए इन पार्टियों के सिंबल के नाम पे जो राजनीति अमित शाह गुजरात में करते थे कि निर्दल उम्मीदवारों को खड़ा करना, इस तरह के उम्मीदवारों को खड़ा करना जो मार्जिनलाइन वोट काट दे और इनके उम्मीदवार जीत सकें, तो उसी तरह का प्रयोग अमित शाह एंड कंपनी जो है वो बहुजन समाज पार्टी या AIM या उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो उन्हीं के साथ थे, या पप्पू यादव जैसे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से ये B टीम है या उनके इशारे पे काम कर रहे हैं? उनके स्लीपर सेल तो हैं ये लोग, B हों, C हों, D हों, ये नहीं कह सकते, लेकिन उनके स्लीपर सेल हैं और उन्हीं के लिए अब ये काम कर रहे हैं। इधर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है और उस चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी का
जो एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर मुझे बीजेपी के साथ भी जाना पड़ा तो हम जा सकते हैं, तो इसका प्रभाव बिहार के चुनाव पे कितना पड़ेगा, क्योंकि उनका अलायंस असदुद्दीन ओवैसी से है। देखिए, उसका प्रभाव तो साफ दिख रहा है जनता के बीच में कि अब उन्हें अपने जनाधार को बचाने की चिंता है, और वो जनाधार न यहाँ बच रहा है न और जगहों पे बच रहा है। और इतनी जिम्मेदार और परिपक्व नेता को इस तरह का बयान देना खुला, या तो कोई दबाव है या कोई लालच है, दोनों चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। वरना इस तरह के एक खौफ भी हो सकता है, क्या डर कि कोई और आ रहा है, वो रावण एक करके है। नहीं, रावण भी तो उन्हीं के स्लीपर सेल का आदमी है। ये साफ हो रहा है कि रावण जो है जिस तरीके से पार्टी बनी और जाके बिहार में काम कर रहा है, और बिहार में जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है वो सब किसी इस्टेब्लिश लोगों द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो नहीं है कि उनके 150 गाड़ियों के काफिले निकलें। तो ये सारा खेल एक ही जगह से खेला जा रहा है, ये मोहरे अलग अलग हैं। ये फ़र्क अब देश की जनता को समझना पड़ेगा। और हमें लगता है कि बिहार का चुनाव एक बहुत बड़ा राजनीतिक शिक्षण का काम करेगा अन्य राज्यों को और देश की जनता के लिए। ये सुन रहे थे आप अरविंद मूर्ति जी को, और अरविंद मूर्ति जी की बातों से ख़ास तरीके से इस बात को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर युवा किसी बहकावे में नहीं आए, किसी धार्मिक या राजनीतिक उन्माद में नहीं आए, अगर 15 साल की जो सत्ता है उस सत्ता को ठीक से परखा और आने वाले बेहतर भविष्य की कामना की, तो शायद वहाँ सरकार के बदलाव का समय आ सकता है। अब ये बात आने वाले दिनों में ही सही पता चलेगी, अभी तो सिर्फ तजिया ही हो सकता है। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।